हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग अनुच्छेद से जुड़े हुए प्रश्नों के आगे के प्रश्न को करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से आगे के सारे प्रश्नों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 245। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद में उपबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 135 क्या है? विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 के तहत संसद को यह अधिकार होगा कि वह कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं? अनुच्छेद 248 में। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249 या फिर अनुच्छेद 250। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। साथ ही ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए भी बनाई जा सकती है, परंतु राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 249। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो अगेन वही क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, थोड़ी बहुत भाषा में बदलाव करके। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 249। क्वेश्चन नंबर 55, अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? लोकसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के या फिर प्रधानमंत्री के? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 256 से 263, 245 से 255, 264 से 291, 294 से 300। तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? 256 से 263। भारत के संविधान के 11वें भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन है। इसी भाग के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन मिलता है। संविधान के 11वें भाग के पहले अध्याय में अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध वर्णित है। तो विधायी संबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 245 से 255 और 256 से 263 क्या है? प्रशासनिक संबंध। और कौन से भाग में दिया गया है केंद्र राज्य संबंध? 11वें भाग में।
क्वेश्चन नंबर 57, सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 263 या अनुच्छेद 260? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? सरकारिया कमीशन के द्वारा। तो अब ये बताना है आपको कि किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि उसे यह प्रतीत होता है कि उसकी स्थापना से लोकहितों की सिद्धि होगी। अतः अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति की गई थी। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 260 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में। तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 260 के अंतर्गत भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाहियों का उल्लेख है और अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन संबंधी प्रावधान उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद साधारण बहुमत से विधि पारित करके संशोधन नहीं कर सकती है? अनुच्छेद 100 का 3, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 312। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 312, जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। अनुच्छेद 312 में यह उपबंध है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? तो अभी हमने बात की किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 324। अगेन वही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो किसमें है? 324। आई होप अब आपको ये याद रहेगा, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट करके पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 325 में या अनुच्छेद 326 में? तो किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि जो निर्वाचक नामावली है उसमें किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना उसको तैयार किया जाएगा और किसी को भी इस आधार पर निर्वाचक नामावली से नहीं हटाया जाएगा। इन आधारों पर, जैसे धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 325। संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी
और केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 325 के द्वारा, अनुच्छेद 327 के द्वारा, अनुच्छेद 326 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 328 के द्वारा। तो किस अनुच्छेद में नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 326। संविधान के अनुच्छेद 326 के द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। तो 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग का गठन। 325 में जाति, धर्म, लिंग या वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से नहीं रोका जाएगा। 326 वयस्क मताधिकार। तो ये 3 आर्टिकल अभी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 324 में, 325 में, 326 में या फिर 327 में? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 326 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो 333 क्या बोलता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। संविधान का अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, यदि उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करता है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण करता है और अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व देता है। तो 330 में क्या है? लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व। 332 राज्य की विधानसभाओं में एससी एसटी को आरक्षण और 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345 या अनुच्छेद 346? तो राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 344। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 344 में किया गया। 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 456 या अनुच्छेद 328? तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के विधायी अधिकार को संसद को सौंप सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत।
और 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 एक के ख के द्वारा राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद को सौंप सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को यह लिखित सूचना प्रदान की जाए कि उस राज्य में शासन तंत्र विफल हो गया है तथा शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और राज्य की सभी प्राधिकारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपातकाल किन स्थितियों में लगाया जाता है? जब युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू करता है। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की वित्तीय साख को अथवा स्थायित्व को खतरा है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में से किस से संबंधित है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाला आपात से, संघवाद से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, या राष्ट्रपति के महाभियोग से? तो 356 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा की जा सकती है स्वयं उसके निर्णय के अनुसार, लोकसभा के अनुरोध पर, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। तो 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। क्वेश्चन नंबर 71, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 356? तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत? तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 73, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 350 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत, 256 के अंतर्गत, या 360 के अंतर्गत? तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 360 के अंतर्गत। संविधान का अनुच्छेद 360 यह उपबंध करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह लगे कि जिसमें भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्वामित्व या साख संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। अनुच्छेद 360 द्वारा जारी की गई उद्घोषणा की काल अवधि 2 महीने की होगी। यदि यह उक्त 2 महीने की समाप्ति के पूर्व संसद द्वारा पारित संकल्प द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती है, तो 2 महीने की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? अनुच्छेद 60 का, अनुच्छेद 360 का, अनुच्छेद 352 का, या अनुच्छेद 356 का? तो किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक कभी भी नहीं किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लिखित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 382? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 एक संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है।
अनुच्छेद 368 यह कहता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में इस अनुच्छेद में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकेगी। संविधान के सभी संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। संविधान के संशोधन के लिए विधेयक किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। बहुमत द्वारा पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो इस पर अपनी अनुमति देने हेतु बाध्य होगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 369 या अनुच्छेद 370? तो किसमें है? अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया है? संविधान के 18वें भाग में, संविधान के 19वें भाग में, संविधान के 21वें भाग में या संविधान के 22वें भाग में? तो 370 को किस भाग में रखा गया है? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान के 21वें भाग में। भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत एक अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 370 वर्णित था। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? तो 371 में किस राज्य का वर्णन नहीं है? महाराष्ट्र का, गुजरात का, तमिलनाडु का या आंध्र प्रदेश का? तो राइट आंसर बताइए, 371 में किस राज्य का वर्णन नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 371 क में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 371 ख में असम, अनुच्छेद 371 ग में मणिपुर, घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के संबंध में विशेष उपबंध, च में सिक्किम और अनुच्छेद 306 में मिजोरम, ज में अरुणाचल प्रदेश, झ में गोवा तथा य में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79, मैच कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं है? क्या भाग 2 नागरिकता का वर्णन करता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है और भाग 5 में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है, बल्कि ये संघीय कार्यपालिका से जुड़ी हुई है। भाग 2 नागरिकता से जुड़ा है, भाग 3 मौलिक अधिकार से, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व से और भाग 5 कार्यपालिका से। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4A के 51A में है। तो आज हमने अनुच्छेद से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संविधान संशोधन से जुड़े हुए प्रश्नों को करेंगे। तो आई होप आपके लिए सेशंस हेल्पफुल रहेंगे। तो अपना फीडबैक आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।